आज हम लोग एलपीपी में एक नए प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं। उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एलपीपी फॉर्मेट में और उसके बाद उसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करेंगे। तो ये आज दूसरा प्रॉब्लम है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सारी बात स्टार्ट की है। पहले वीडियो में जो हमने बताया था वो सिर्फ हम लोग एक सिंप्लेक्स यानी एलपीपी के एक प्रॉब्लम को यानी मैथमेटिकल फॉर्मेट में हुए प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग पहले वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एलपीपी प्रॉब्लम्स में यानी उस फॉर्मेट में लेकर आएंगे और उसके बाद तब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान से देखिएगा। A baker has 60, 50 and 20 kgs of ingredients X, Y, Z respectively. A bread require 2, 1 and 1 kgs of X, Y and Z gradients respectively and a cake required 1, 2 and 1 kgs of gradient X, Y and Z respectively. If bread sells for a profit of rupees 20 and a cake for the rupees 30 respectively, how many of each should be baked so that his profit be maximum? कहने का मतलब है ये बेकर है, वो दो प्रोडक्ट बना रहा है, ब्रेड और केक। कितनी संख्या में हम लोग ब्रेड और केक को लेकर के चले बनाएं ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और इस बेक और केक को, ब्रेड और केक को बनाने के लिए इसके पास जो तीन तरह के ग्रेडियंट्स हैं एक्स, वाई, जेड, और उसके लिमिटेशंस दिया हुआ है कि एक्स जो है उसके पास 60 केजीज है, वाई जो है वो 50 केजी है और जेड जो है वो 20 केजी है। यानी ये तीन ग्रेडियंट हैं जो इस ब्रेड और केक को बनाने में लगेंगे। और कितने कितने लगेंगे अगर एक पीस ऑफ ब्रेड यानी एक ब्रेड का पैकेट बनाया जाए और एक पीस ऑफ केक यानी एक पूरा केक बनाया जाए। तो कहता है कि एक ब्रेड को बनाने के लिए उसको 2 केजी एक्स चाहिए, 1 केजी वाई चाहिए और 1 केजी जो है वो जेड चाहिए। उसी तरह से एक केक को बनाने के लिए उसके पास 1 केजी एक्स ग्रेडियंट चाहिए, 2 केजी वाई ग्रेडियंट चाहिए और 1 केजी जो है वो जेड ग्रेडियंट चाहिए। और जब ये उसको बेचता है तो एक यानी सेल द ब्रेड फॉर द प्रॉफिट ऑफ ₹20, यानी अगर ब्रेड के पैकेट को बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है ₹20 और अगर केक को बेचता है तो उसकी प्रॉफिट होती है ₹30। तो कितना ब्रेड और केक बनाए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी फॉर्मुलेट करेंगे एलपीपी प्रॉब्लम्स के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं लेट एक्स, एक स्मॉल एक्स लिए हैं जो बता रहा है कि नंबर ऑफ ब्रेड्स यानी कितना वो ब्रेड को लेकर के चलेगा, और दूसरा एक वाई जिसमें नंबर ऑफ केक्स यानी दो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया एक्स और वाई, यही दो प्रोडक्ट कितने वो लेकर के चले ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इससे पहले कि हम लोग इसको एलपीपी में कन्वर्ट करें एक टेबल हम ड्रॉ करते हैं। उस टेबल को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बनाते समय बहुत सावधानी और आसानी से सारी चीजें हो जाएं। तो यहां पर हमने लिखा है इंग्रेडिएंट्स, यहां पर हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमारे पास है ब्रेड और केक और ये हमारा यहां पर रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास तीन तरह के ग्रेडियंट है एक्स, वाई और जेड, और हमारे पास ब्रेड और केक। यानी ब्रेड को बनाने के लिए हमारे पास जो एक्स ग्रेडियंट के लिए जरूरत है वो 2 केजी और केक के लिए हमारे पास जो है वो 1 केजी, वाई ग्रेडियंट्स जो हमारे पास 1 केजी ब्रेड के लिए और 2 केजी जो है हमारे पास वो केक के लिए, और जेड ग्रेडियंट्स ब्रेड बनाने के लिए हमारे पास 1 केजी और हमारे पास 1 केजी जेड ग्रेडियंट्स की रिक्वायरमेंट है केक को बनाने के लिए। और हमारे पास इसकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है यानी जो हमारे पास पूरा स्टॉक है वो है 60, उसके बाद 50
और z जो है वो 20, और एक केक को बेचने पर, तो इसीलिए ब्रेड की जो हम लोग संख्या को x के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ केक्स, और दूसरा नंबर ऑफ y, और हमारे पास एक ब्रेड को बेचने पर हमारे पास जो प्रॉफिट होता है दैट इज 20 रुपीज, और केक को बेचने पर यानी प्रॉफिट जो हमारे पास है वो 20 और 30 रुपीज। अब हम लोग इसको एलपीपी प्रॉब्लम्स यानी एलपीपी फॉर्मेट में हम लोग लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर हमने ध्यान से देखिएगा तो हमने लिखा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास पहला जो लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स कहने का मतलब है लिमिटेशंस। जो हमारे पास सबसे पहला लिमिटेशंस ये है कि 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, यानी अगर x ग्रेडियंट को यूज करना है तो x ग्रेडियंट जो हमारे पास टोटल 60 है, तो जो ब्रेड को बनाने और केक को बनाने में टोटल जो ब्रेड और केक बनाएंगे वो 60 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग दूसरा देखेंगे y ग्रेडियंट के लिए, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50, और यहाँ पर तीसरा दैट इज इक्वल टू z, दैट मीन्स x प्लस y शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, और हमारे पास हमेशा x और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये बना हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, यानी इन लिमिटेशंस को ध्यान में रख करके हम कितना x और y, नंबर ऑफ ब्रेड्स और नंबर ऑफ किक्स लेके चले ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। यानी जो हमारा मैक्स z और प्रॉफिट के रूप में एक ब्रेड को बेचने पर उसको फायदा होता है 20 रुपीज, तो 20x प्लस एक केक को बेचने पर 30 रुपीज, तो 30 प्लस x। यही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। अब इसमें x और y की संख्या कितना लें ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यानी कितना ब्रेड और केक बनाएं ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो x और y की जो वैल्यूज होगी वो इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ही वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे, और उसमें से जो वैल्यू हमको मैक्सिमम देगा उसी मैक्सिमम वाले x और y के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे ताकि हमको मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट मिल सके। तो इस तरह हमने एक वर्ड के प्रॉब्लम को हमने एक सिंप्लेक्स फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस इज द फॉर्मेट इन अ सिंप्लेक्स फॉर्मेट। अब हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से, यानी एलपीपी प्रॉब्लम्स को ये सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमको ये देखना है कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो अगर मैक्सिमाइज करना है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर मिनिमाइज होता तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते मैक्सिमाइज के फॉर्मेट में। लेकिन हमारे पास ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको मैक्सिमाइज करना है, इसलिए ये पहला स्टेप मेरा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में हम हमेशा मैक्सिमाइज को ही लेके चलते हैं, इसीलिए आपको मैक्सिमाइज फॉर्मेट में ही काम करना होगा। दूसरा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास 3-4 इक्वेशन है, बेसिकली 4। एक पहला 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, दूसरा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50, और तीसरा x प्लस y लेस देन इक्वल टू 20, x एंड y शुड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरे स्टेप में हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो वैल्यूज है जैसे 60, 50 और ये 20, ये सारे वैल्यूज हमेशा जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, जो कि यहाँ पर हैं। अगर ये नेगेटिव होते तो इन सबों को हमको पॉजिटिव कर लेना होगा। ये मेरा दूसरा स्टेप होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे स्टेप में ये ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव फॉर्मेट में है, इसीलिए हमको ये नंबर सारे पॉजिटिव है, इसीलिए हमको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस इनइक्वालिटीज को, जो हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और ये 4 इक्वेशन है, इसमें जो ये 3 इक्वेशन ऊपर के है उनकी इनइक्वालिटीज को हम लोग हटा करके इक्वल यानी इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग उसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारा लेस देन फॉर्मेट में है, तो लेस देन है यानी इस साइड अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारा जो है वो इक्वल के फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी पहले इक्वेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हमने लिखा 2x प्लस वाई
और एक न्यू वेरिएबल ले लिए x3 दैट इज इक्वल टू 60। ये प्लस साइन के साथ आएगा क्योंकि ये लेस देन है। और उसी तरह से हम लोग दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दूसरे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस 2y और एक नए वेरिएबल को इधर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज x4 इक्वल टू 50। तीसरे इक्वेशन को हम लोग कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस x5 दैट इज इक्वल टू 20। अब ये सारे इक्वेशंस जो है वो आ गए किस फॉर्मेट में, इक्वेशन के फॉर्मेट में। यहाँ पर x3, x4 और x5 यानी हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं x3, x4, x5 दीज आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे इसको, स्लैक वेरिएबल्स। और ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ। सपोज कीजिए कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो माइनस साइन के साथ आते, तब ये सारे वेरिएबल्स के नाम हो जाते सरप्लस वेरिएबल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अब हम इसको टेबुलर फॉर्मेट में बनाएं। टेबुलर फॉर्मेट में बनाने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें कि देख लें अगर हम इसमें ये जो वेरिएबल्स हैं, अगर इन सारे वेरिएबल्स जो एक्स्ट्रा स्लैक वेरिएबल्स हैं अगर पूरे इक्वेशन में लेके चलेंगे तो हम इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे 2x प्लस वाई प्लस x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 दैट इज इक्वल टू 60। उसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 0x3 प्लस x4 प्लस 0 into x5 that is equal to 50। लास्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 that is equal to 20। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके कोफिशिएंट 1 है और इन दोनों के कोफिशिएंट 0 है। इसका मतलब है कि ये अपने आप वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो 0 हो जाता है। तो ये फाइनल फॉर्मेट हुआ। अब जितने भी स्लैक वेरिएबल्स जो यानी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमने ऐड किए हैं उस वेरिएबल्स को हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन के रूप में लिखना होगा और वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा चेंज हो जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मैक्स z इक्वल टू 20x प्लस 30y प्लस 0 कोफिशिएंट के साथ हम ये तीनों वेरिएबल्स के लेकर आएंगे 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस डिफाइन हो गया। अब इसके बाद हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में यानी टेबल को बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो वैल्यू होंगे वो मैक्सिमम देंगे या नहीं देंगे। यानी इसका मतलब हम लोग बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स वैसे वेरिएबल्स होंगे जिसको हम लोग 0 कंसीडर करें, उसके वैल्यू को 0 कंसीडर कर लें, वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। और बेसिक वेरिएबल्स वो होंगे जिसके कुछ वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस हैं इस इक्वेशंस में हम लोग x और y यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। और ये दोनों हमारे जो है बेसिकली ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स बन जाएंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अब इस x और y को तीनों इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि 2x प्लस वाई प्लस x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 दैट इज इक्वल टू 60। अब इसमें हम लोग x और y के वैल्यू को 0 0 पुट करेंगे तो बाकी सब 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस x3 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 60। दैट मीन्स x3 इक्वल टू 60। सेम उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास था x प्लस 2y प्लस 0x3 प्लस x4 प्लस 0x5 दैट इज इक्वल टू 50। तो x और y को 0 करेंगे तो 0 0 प्लस x4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 50। तो x4 की वैल्यू जो आ गई 50।
उसी तरह से थर्ड यानी तीसरे वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन था x प्लस वाई प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 सॉरी x5 दैट इज इक्वल टू 20। अब x और y के वैल्यू को 0 यहाँ पुट किया तो 0 0 प्लस 0x3 प्लस 0x4 यानी ये सभी 0 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस x5 दैट इज इक्वल टू 20। सो x5 दैट इज इक्वल टू 20। तो हमारा वैल्यू हो गया x3 इक्वल टू 50, x4 इक्वल टू x3 इक्वल टू 60, x4 इक्वल टू 50 और x5 इक्वल टू 20। और ये हो गए हमारे बेसिक वेरिएबल्स, ये बन गए बेसिक वेरिएबल्स। अब इसके बाद हम लोग टेबल बना करके इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले सीजे यानी जो कॉफिशिएंट होंगे इसके 20 30 0 0 0 20 30 0 0। तो x के कॉफिशिएंट हैं 20, x2 के कॉफिशिएंट है 30, x3 सॉरी यहाँ y के कॉफिशिएंट है 30 और x3 के कॉफिशिएंट 0, x4 के कॉफिशिएंट 0, x5 के कॉफिशिएंट 0। अब उसके बाद जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स है वो बेसिक वेरिएबल्स हमने यहाँ लिखा। हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल थे x3 x4 x5। इसके कॉफिशिएंट हैं 0 0 0 0 0 0 हमने कॉफिशिएंट दिया। इसके वैल्यूज जो आए थे x3 इक्वल टू 60, x4 इक्वल टू 50 और x5 इक्वल टू 20। अब बाकी जो इसके यानी इसके वेरिएबल्स के यानी जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स के जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो x के जो यहाँ पर थे वो है 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0। उसके बाद यहाँ पर होंगे आपके 1 1 0 0 1। ये आपको देखेगा यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप आ गए, यानी इसके बाद हम लोग zj माइनस cj को फाइंड आउट करेंगे। zj माइनस cj, अगर zj माइनस cj ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब जो वैल्यू हमने x और y का कंसीडर किया है वो x और y के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, यानी 0 0 वही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले zj माइनस cj चेक करें। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के लिए हमारे पास होगा तो 0 इंटू 2 दैट इज 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, माइनस 20 तो दैट इज इक्वल टू माइनस 20। यानी जो हम पहले बताए थे कि z1 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं और z1 में समेशन होगा cb यानी कोफिशिएंट इनटू आपका होगा x का जो xj में वैल्यू होंगे। xj कहने का मतलब है यहाँ पर जो x का वैल्यू है उसको लेकर के कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा 0 इंटू 2 तो 0 इंटू 2 समेशन है प्लस 0 इंटू 1 0 इंटू 1
प्लस 0 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा 0। तो Z1 माइनस C1 किए तो 0 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20, वो माइनस 20 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने किया तो 0 इंटू 1 दैट इज 0, प्लस 0 इंटू 2 दैट इज 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, माइनस 30 दैट इज माइनस 30। उसी तरह से यहाँ पर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, ऑल 0 यानी Z3 0 माइनस 0 दैट इज 0। उसी तरह से इस केस में 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस 0 इंटू 0 0, सो ऑल 0 माइनस 0 दैट इज 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 और 0 इंटू 1 समेशन किए तो 0 हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर लेकर आया तो ये 0 हो गया। तो हमने यहाँ पर ZJ माइनस CJ फाइंड आउट किया और हमको पता चला कि ZJ माइनस CJ इसमें सारे जो है वो पॉजिटिव नहीं है, दो इसमें वैल्यू निगेटिव आ गए। जब दो वैल्यू निगेटिव आ गए तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमने सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में x और y का 0 0 वो सफिशिएंट नहीं है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। चेंज करने का हमारा तरीका ये होगा कि हम लोग मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो निकालने से पहले हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे उस कॉलम को जिसका वैल्यू यानी ZJ माइनस CJ का वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे कम यहाँ पर वैल्यू माइनस 30 आया, तो इसको सेलेक्ट किए, यानी y जो है वो अब हमारा बन जाएगा, y जो हमारा बन जाएगा वो इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर कौन होगा उसके लिए हमको मिनिमम रेशियो निकालना पड़ेंगे। मिनिमम रेशियो निकालने का तरीका हमने आपको बताया था कि जो बेसिक वेरिएबल्स के वैल्यू है उसको इसके कोएफिशिएंट यानी y के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 60 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 60, दूसरा 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 25, और उसके बाद 20 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 20। तो मिनिमम हमारे पास आया 20। इसका मतलब है x5 जो है वो हमारा आउटगोइंग वेक्टर होगा, यानी ये जो हमारा पूरा है वो आउटगोइंग वेक्टर के रूप में कंसीडर होगा, आउटगोइंग वेक्टर। अब हम लोग दूसरा टेबल जो है वो कंसीडर करेंगे इसी के आधार पर। तो जो हमारा दूसरा टेबल बनेगा वो जरा ध्यान से देखिएगा, ये हुआ टेबल नंबर 1, ये बना टेबल 1, और ये तब तक काम चलता रहेगा जब तक कि ये सारे वैल्यूज जो है वो जीरो या फिर पॉजिटिव वैल्यू के रूप में ना आ जाए। तो अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरा टेबल कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि पहले टेबल की हमको रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए उस टेबल को रहने दे रहे हैं साथ में। तो हमारे यहाँ पर जो आउटगोइंग वेक्टर है इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। अब हमने यहाँ पर एक टेबल और ड्रॉ किया, इसके अंदर में फिर वही बात CJ यहाँ लेंगे, ये हुआ 20 30 0 0 0, यहाँ पर हुआ x y x3 x4 x5, यहाँ पर हमने कंसिडर किया CB, यहाँ पर हमने कंसिडर किया XB और यहाँ पर XB वैल्यू के रूप में। अब हम लोग यहाँ पर 0 0 x3 नहीं बदलेगा, x4 एज इट इज रहेगा, x5 के जगह पर अब यहाँ पर y कंसिडर किया जाएगा और y का जो कोएफिशिएंट है 30, उस 30 को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे और इसके जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को हमको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले जो इसके वैल्यूज चेंज होंगे उस वैल्यूज में जो आउटगोइंग वेक्टर है, आउटगोइंग वेक्टर के लिए यानी हमारे पास जो आउटगोइंग वेक्टर्स के तो वैल्यू थे तो वो पहले कैसे चेंज होंगे। तो यहाँ पर इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर के जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट यानी दिस इज वैल्यू, ये 1, इस 1 से हम ये बोलेंगे की वैल्यू और इस की वैल्यू से हम इस पूरे रो को डिवाइड करेंगे, यानी 1 से हम लोग सारे में वैल्यू डिवाइड करेंगे तो वो इस रो का चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास अब बेसिकली इस बार 3 रो है, R1 है, R2 है और R3। तो सबसे पहले R3 चेंज होगा, तो R3 चेंज हुआ तो 20 डिवाइडेड बाई 1, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1, फिर यहाँ 0 डिवाइडेड बाई 1 और फिर यहाँ 0 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1। ये चेंज हुआ हमारा R3।
अब इसी के आधार पर हम लोग, तो 1 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 20 हो गया, ये 1 रह गया, ये 1/1 हो गया, ये 0 डिवाइडेड बाय 1 1 हो गया, ये भी ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये 1। ये हमारे जो है वो वैल्यू पूरे चेंज हो गए। अब इसी के आधार पर हम लोग R2 और R1 की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अगर R2 करेंगे तो लिखेंगे R2 का जो नया वैल्यू होगा उसको निकालने का तरीका क्या बता थे कि R2 का हमारा R2 का पुराना वैल्यू माइनस कोफिशिएंट। अब देखिए इस इनकमिंग वेक्टर में इसका कोफिशिएंट बनेगा ये 2, यहाँ 2 ऑलवेज 2 इनटू R3 का नया वैल्यू। जो रो आपका चेंज होगा बेसिकली, जो इनकमिंग के रूप में आएंगे उसी को हमेशा यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यानी वो उसी के नए वैल्यू को हर बार हमको कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चेंज करेंगे, तो पुराना वैल्यू कितना है 50, तो हमने लिखा 50 माइनस 2 इंटू R3 का नया वैल्यू। R3 का नया वैल्यू कितना 20, तो दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 10, तो दिस वैल्यू बिकम 10। नेक्स्ट इस वैल्यू को चेंज करेंगे, तो यहाँ पुराना वैल्यू हमारे पास कितना है, पुराना वैल्यू है 1 माइनस 2 इंटू, अब इसका न्यू वैल्यू यानी यहाँ पर न्यू वैल्यू इसका देखेंगे, तो न्यू वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -2, तो दिस वैल्यू बिकम -2। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर पुराना वैल्यू कितना है 2 माइनस 2 इंटू, अब R1 का R3 का जो नया वैल्यू है वो कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो दिस बिकम 0। उसके बाद नेक्स्ट इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास होगा पुराना वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू न्यू वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो वो है 0, तो दैट इज इक्वल टू होल 0, सो ये 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे 1 माइनस 2 इंटू नया वैल्यू क्या है 0, तो दैट इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। नेक्स्ट हमारा ये बचा, तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 2 इंटू नया वैल्यू 1, तो दैट इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया हमारा -2, तो यहाँ हमने लिखा -2। सेम उसी तरह से फिर हम लोग R1 को कन्वर्ट करेंगे, तो R1 का जो नया वैल्यू होगा, R1 का न्यू वैल्यू जिसको एस्ट्रिक्स हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, R1 का पुराना वैल्यू माइनस, अब यहाँ से जो कोफिशिएंट देखेंगे वो कोफिशिएंट हो गया यहाँ पर 1, तो 1 इंटू फिर R3 का नया वैल्यू, यानी एस्ट्रिक कर दिए, इससे पता चलेगा कि R3 के न्यू वैल्यू को लेना। तो हमारा पहला सबसे पहले इस पोजीशन पे वैल्यू चेंज करना होगा, पुराना वैल्यू कितना है 60 माइनस 1 इंटू R3 का नया वैल्यू दैट इज 20, तो ये हुआ आपका 40, तो दैट इज 40। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो इस पोजीशन में हमारा पुराना वैल्यू है 2 माइनस 1 इंटू यहाँ का नया वैल्यू जो होगा वो दैट इज 1, तो 1 लेकर के चलेंगे, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हुआ 1। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू यहाँ का चेंज करेंगे, पुराना वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस 1 इंटू नया वैल्यू यहाँ पर होगा 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0। उसी तरह x3 का करेंगे, तो x3 का पुराना वैल्यू है आपका 1 माइनस 1 इंटू नया वैल्यू है उसका 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1। उसके बाद नेक्स्ट x4 का करेंगे, पुराना वैल्यू 0 माइनस 1 इंटू नया वैल्यू उसका x3 का 0 दैट इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 0। उसके बाद पुराना वैल्यू x5 का 0 माइनस 1 इंटू नया वैल्यू 1, तो -1 दैट इज -1। अब सारे वैल्यू चेंज हो गए। अब नाउ फिर अगेन हम लोग zj माइनस cj करेंगे, तो 0 इंटू 1 0 plus 0 into -2 0, 30 into 1 that is 30 minus 20 that is equal to 10, तो ये हुआ 10। 0 into 0 30 into 1 30 minus 30 that is 0। उसके बाद 0 into 1 that is 0 into 0
30 into 0 minus 0, that is 0. 0 into 0 plus 0 into 1, 0 plus 30 into 0, 0 minus 0. 0 into minus 1, that is 0. 0 into minus 2, 0. 30 into 1, 30 minus 0, that is equal to 30. So अब हमारे पास सभी वैल्यू चेक करेंगे, क्या मेरा ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? यस, हमारा ZJ माइनस CJ जो है वो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब हम लोग जो वैल्यू इनिशियल में कंसीडर किए थे उसके आधार पर हम लोग लेकर चलेंगे कि x का जो x1 का वैल्यू होगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे कितना, तो सॉरी x का वैल्यू जो कंसीडर करेंगे वो हमारा 0 ही होगा। y का वैल्यू जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो यहाँ पर से उठाएंगे, दैट इज इक्वल टू 20। उसके बाद x3 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 40, और x4 का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू 10, और x5 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। अब ये सारे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे अपने इस इक्वेशन में, तो 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 20 plus 0 into 40 plus 0 into 10 plus 0 into 0. So that is 0 plus 600 plus 0 plus 0 plus 0. That is equal to 600. सो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आया 600, यानी बेकर को जो प्रॉफिट होगा वो 600 होगा। थैंक यू।